हेलो गाइस, दिस इज ऋचा उपाध्याय। आपका मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको महासभा तक पढ़ा दिया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सुरक्षा परिषद, जो कि एक यूएनओ का ही भाग है। जैसे आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में 193 सदस्य होते हैं। इसकी बैठक जो है सितंबर माह में होती है। इसे लघु संसद कहा जाता है। लघु संसद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मतलब कि एक ग्रुप बनता है ना, एक छोटे में ग्रुप, जैसे कि सभी अध्यक्ष लोग बैठकर उनका एक संगठन होता है, इसलिए इसे लघु संसद कहते हैं। इसका अध्यक्ष जो है 1 ईयर्स के लिए चुना जाता है। इसका प्रथम अध्यक्ष महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। फिर अब देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद जो है यह किस लिए बनाया गया? सिक्योरिटी काउंसलिंग। सिक्योरिटी इसका इंग्लिश नेम है सिक्योरिटी काउंसलिंग। सिक्योरिटी COUNCIL काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल किस लिए बनाया गया है? विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए। जब भी दो देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। जैसे कि अभी हमारे घरों में महिलाओं को ले लो। अगर एक महिलाएं ज़्यादा काम कर रही हैं, एक महिलाएं कम काम कर रही हैं, तो दोनों महिलाएं आपस में लड़ने लगेंगी। तो जब ऐसा कोई मेरे घर में नियम लागू रहेगा कि इस नियम के तहत ये महिलाएं नहीं लड़ सकती। ऐसे ही सुरक्षा परिषद है, जब दो देशों के बीच युद्ध होने लगता है तो यह उसे रोकने का प्रयास करती है। भारत में अनेक अवसरों पर सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का यह सहयोग करती है। सुरक्षा परिषद में कुल जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश अस्थाई होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्य में 5 सदस्य जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। अब कौन कौन से सदस्य अस्थाई होते हैं? चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, उसके बाद आया हमारा ब्रिटेन। ये 5 देश जो होते हैं सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य होते हैं। शेष 10 देश जो बचते हैं वे क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं, और ये जो होते हैं महासभा में 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब तीसरा हमारा आया न्यास परिषद। न्यास परिषद क्या है? हम तीसरा जानेंगे, न्यास परिषद किसे कहते हैं। न्यास परिषद जो होता है हमारा ट्रस्ट होता है। जैसे कि ट्रस्ट मतलब कि जो न्यास होता है, जो यूएनओ होता है, इसका पूरा खर्चा जो है न्यास उठाता है। जैसे यूएनओ के खर्च के टोटल पैसे जो हैं उपलब्ध कराता है यूएनओ सभी देशों से लेकर। हमारा न्यास में योगदान भारत की तरफ से केवल 1% ही जाता है। अब देखो, विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। 11 ऐसे देश बचे थे। इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वह सफल हुआ। न्यास जो था उसमें सफल भी हो गया। फिर अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड। इसमें कुल 15 जज बैठते हैं। एक जज का कार्यकाल 9 ईयर होता है। एक जज का कार्यकाल जो होता है वह 9 ईयर होता है। फिर हमारे वर्तमान समय में दलवीर भंडारी जो हैं वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। 27 अप्रैल 2012 में इन्हें नियुक्त किया गया था, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह 9 ईयर के लिए होता है। तो वर्तमान समय में भी दलवीर भंडारी जो हैं वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सचिवालय। सचिवालय को हम सेक्रेटरी भी कहते हैं। इंग्लिश में हम सचिवालय को सेक्रेटरी भी कहते हैं। यूएनओ की देखरेख जो है यह सेक्रेटरी करता है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी करता है, ये मतलब ये पूरे यूएनओ का मास्टर माइंड होता है सचिवालय। सचिवालय महासचिव के अंडर में आता है। महासचिव का कार्यकाल जो होता है 5 ईयर के लिए होता है। मतलब प्रथम महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस थे। कौन थे? एंटोनियो
गुटेरस थे प्रथम महासचिव पुर्तगाल के जो थे। जैसे कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है। देखो महासचिव इसके अंडर में आते हैं महासचिव के, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है। आपको मेरे नोट्स में दिखाई दे रहा है, आप लोग ऐसे लिख के इसका नोट्स बना सकते हैं शॉर्टकट में। फिर उसके बाद आएंगे हम सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि जाति के आधार पर, भाषा के आधार पे बहुत सारे भेदभाव हमारी सोसाइटी में की जाती हैं। तो जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसके तहत हम मतलब इसको हम इसलिए लागू किए कि हमारा सोसाइटी, हमारा देश है, इसमें कोई भी भेदभाव जाति धर्म को लेकर ना किया जाए। मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। जैसे देखो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद जो है, इसके तहत ये ILO लगाया गया, FAO लगाया, यूनेस्को, यूनिसेफ, सुरक्षा परिषद। अब देखो पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड इसे कहा जाता है। फिर इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थाई, 5 अस्थाई। तृतीय विश्व युद्ध को कैसे रोक सकता है, ये मतलब इसके बीच बारे में विचार करता है। यही कहा नहीं गया कि मेरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे अब हम आएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विशिष्ट संस्थाएं हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली संस्था हमारी है UNEP, यूनेप। सबसे पहली संस्था यूनेप, दूसरी यूनिसेफ, यूनिफेम, FAO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय ILO, अंतर्राष्ट्रीय ITU, स्वास्थ्य संगठन। इतनी हमारे संयुक्त संघ के कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं। अब देखो, अब इन संस्थाओं के कार्य क्या है। अब देखो यूनेस्को की उद्देशिका में कहा गया है कि क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है। कहा गया है कि जो युद्ध होता है, कहाँ कहा गया? यूनेस्को में। जो यहाँ यूनेस्को है हमारा, यूनेस्को में कहा गया है कि जो युद्ध होता है, यूनेस्को ये है हमारा। इस यूनेस्को का लोगो ऐसे है, सभी लोगों याद रखना कि मतलब ILO का लोगो क्या है, FAO लोगो क्या है, यूनिसेफ का लोगो क्या है, ITU का लोगो क्या है, सबका लोगो याद करके रखना। हमारा UNO का लोगो क्या है, सबका लोगो याद रखना जरूरी है। अब देखो यूनेस्को में, जो यह हमारा यूनेस्को है, इसकी उद्देशिका में कहा गया है कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क के प्रारंभ होता है, अतः शांति की रक्षा के लिए पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क से ही प्रारंभ होनी चाहिए। जैसे कि जब हम युद्ध करने जाते हैं तो हमारे माइंड में ही सोच विचार करते हैं, तो कि चलो युद्ध करते हैं। तो अगर हमें अपने देश में कुछ सुधार लाना है, कुछ पुनर्निर्माण करना है, तो यह प्रक्रिया भी हमारे मस्तिष्क से होनी चाहिए। अब देखो FAO का कार्य क्या है। FAO का कार्य क्या है? इसका कार्य खाद्य एवं कृषि संगठन ने भारत की तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने की सहायता करना, राजस्थान में भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास करना, ये FAO का कार्य है। फिर उसके बाद यूनेस्को का कार्य क्या है? शिक्षा के प्रसार में यह सहायता करता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं सड़क संबंधी। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं उन्नत, अब जैसे को WHO क्यों लागू किया गया है। यह जो है विश्व में स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक कार्य किए हैं, जैसे मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की ही देन है। जैसे मलेरिया को ठीक करना, पोलियो को ठीक करना, ये सब जो है हमारे WHO जो संगठन बनाया गया है, स्वास्थ्य संगठन, इसकी देन है। अब यूनिसेफ का क्या कार्य है?
यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ, इसका लोगो भी देख लो कैसे रहेगा। फिर यूनिफेम। यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीक सहायता देने का कार्य करती है। हमारा यूनिसेफ क्या करती है? महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीक सहायता देने का कार्य करती है। हमारा यूनिफेम। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं जिसका लोगो और मतलब इसका कार्य क्या है ये आपको याद करना है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, एक हमारा होता है दक्षेस। एक दक्षेस होता है, ये मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में भूमिका, ये सब तो आप समझ ही रहे हैं, पढ़ ही लेंगे। मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। यही होता है हमारा मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का गुलाम ना रहे, सभी को अपने अधिकार की बातें रखने का फ्रीडम प्राप्त हो, यही होता है हमारा मानवाधिकार। अब राष्ट्रकुल क्या होता है? अब हम इसी 2 लाइनों में समझेंगे कि राष्ट्रकुल क्या होता है। भारत में प्रायः समस्त देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होकर ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान है। जैसे जो हमारा इंडिया है, एक ऐसे मतलब कि ऐसे सदस्यों का संगठन है इसमें जो अपने में स्वतंत्र एवं समान है। जैसे हमारे इंडिया में किसी को लेकर भी भेदभाव नहीं किया जाता है। अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करती हैं। वे अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र। जैसे इंडिया वाले होते हैं, पहले किसी को परेशान नहीं करते हैं, और लेकिन अगर कोई उसे परेशान करता है तो पीछे उसे छोड़ते नहीं हैं। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं विकास का हमेशा से समर्थक रहा है, जो हमारा इंडिया है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ साथ दक्षेस, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदार रहा हमारा इंडिया। अब देखो दक्षेस मतलब सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुआ। एशिया के 7 देशों से मिलकर जो है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बना, दक्षेस बना है। कि ऐसे मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन से हमारा दक्षेस बना है। इनका स्थायी कार्यालय जो है काठमांडू में है। अस्थायी कार्यालय काठमांडू में है। यह नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में सम्मिलित हुआ था। देखो 2005 में जो हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो है वह दक्षेस में सम्मिलित हुआ था। 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। 2005 में सम्मिलित हुआ था, 2007 में इसे पूर्ण सदस्यता दी गई थी। अब इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? जैसे सार्क की स्थापना का उद्देश्य क्या है? एशिया के लोगों का कल्याण करना, जीवन स्तर सुधारना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना है। अब देखो दक्षेस में 8 देश शामिल हैं। 8वां देश हमारा अफगानिस्तान है जो 2005 में सम्मिलित हुआ था, 2007 में इसे सदस्यता दी गई थी। अब आप दक्षेस में सम्मिलित होने वाले हमारे 8 देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, फिर उसके बाद आया हमारा श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ये हमारे 8 देश जो हैं अफगानिस्तान में सम्मिलित, मतलब कि दक्षेस में ही 8 देश हैं। आप मैप के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। हाँ देखो पाकिस्तान के बगल जो है अफगानिस्तान की यहाँ हमारा नेपाल है, इसके यहाँ बगल में भूटान, इसके नीचे बांग्लादेश है हमारा, फिर उसके बाद नीचे लटका हुआ श्रीलंका, मालदीव, भारत। ये 8 देश हमारे दक्षेस में सम्मिलित होते हैं। अब इसके बाद एक संगठन और बनाया गया हमारे देश की सुरक्षा के लिए,
एशियाई संगठन, जिसे हम आसियान कहते हैं। अब आसियान की स्थापना जो है वह 1967 में हुई। वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस पर संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है। भारत जो है आसियान देश का संगठन नहीं है, जबकि देखो हमारे सार्क देश का भारत संगठन है, लेकिन आसियान संगठन जो है इसमें हमारा भारत सम्मिलित नहीं है। फिर भी आसियान एवं इसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध है। इन संगठनों के माध्यम से सभी राष्ट्र आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध स्थापित करते हुए विश्व समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। मतलब छह के जो 8 देश है उनके तिरंगे का प्रतीक यहाँ है। देखो, पहले बांग्लादेश का तिरंगा झंडा ऐसे होता है, भूटान का ऐसे, भारत का ऐसे, मालदीव का ऐसे, नेपाल का ऐसे, पाकिस्तान का ऐसे, श्रीलंका का ऐसे, अफगानिस्तान का ऐसे। हम इसके झंडे को भी याद करें। देखो सार्क में हम देखो इंडिया के मैप से उसके 8 देश के नाम लर्न किए। अब हमें ये पता चल गया कि इंडिया में कौन सा राज्य या देश कहाँ कहाँ है। उसके बाद हम मतलब उनके तिरंगे झंडे के माध्यम से भी पहचान कर रहे हैं उनके 8 देशों की। मतलब कि एक क्वेश्चन से दो प्रश्न हमें याद हो रहे हैं कि इन 8 देश के झंडे का प्रतीक क्या है और इंडिया में ये कहाँ कहाँ है, ऐसे हमें पता। अब और आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।